Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to P Group of Colleges and I'm your instructor Professor शबाज जाफर कलंदरी। बेटा जो आज हमने दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं आपके एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से, लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से शॉर्ट भी अंडरस्टूड सी बातें आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये टॉपिक्स आपके पास लॉन्ग के लिए आते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाये कि अपने टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं। जो पहला हमारा आज का टॉपिक है हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेटा क्या है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा इसकी, कहते हैं एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन टू से जो सिस्टम है ना वो खुद एनर्जी क्रिएट करता है ना डिस्ट्रॉय करता है, सिर्फ उसकी फॉर्म क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है और दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट इस टाइम स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन टू से ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है और जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो उसकी फॉर्म डिफरेंट हो जाती है। ये खुद एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिस्टम जो मैंने बेटा अभी आपको पहले बताया कि जो एनर्जी क्या करता है सराउंडिंग के साथ ट्रांसफर करता है। अब अगर आपने प्रीवियस लेक्चर गौर से सुना हो तो मैंने बताया था कि सिस्टम और सराउंडिंग में जो एनर्जी ट्रांसफर के दो वेज हैं, दो पॉसिबल वेज हैं। एक हीट है और दूसरा, यस आप सही फरमा रहे हैं, दूसरा हमारे पास वर्क है। तो मेरे पुत्रों देखिएगा, इसको अभी एलुबरेट करते हैं। सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन रखा हुआ है। ये सिलेंडर हमारे सामने आ गया, ये हमारे पास सिलेंडर मौजूद है। अब इसको हम यहां से हीट प्रोवाइड करते हैं। मैंने कोशिश बड़ी की है कि यहां कोई लैंप वगैरह अटैच कर सकूं, नहीं कर सका, उसके लिए माजरत। आप सपोज कर लें कि यहां हम इसको हीट करते हैं, यहां से कोई भी लैंप या किसी भी सोर्सेस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं। अब मेरा पुत्र होगा क्या, आप इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे। अब उनकी एनर्जी बढ़ गई, अब इसको ऊपर की जानिब क्या करेंगे, पुश करेंगे। पहले यहां था, अब ये उसे ऊपर की जानिब पुश करेंगे। क्यों, नीचे से आपने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने के बाद इन मॉलिक्यूल्स ने वो एनर्जी गेन की, उनकी एनर्जी बढ़ गई, उसे ऊपर की जानिब पुश करेंगे। होगा क्या, ये देखिएगा, अमाउंट ऑफ हीट को मैंने पहले बताया Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इज सप्लाइड टू सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज चेंज फ्रॉम E1 टू E2 एंड पिस्टन मूव अपवर्ड्स। अब आपने हीट किया, पहले उसकी एनर्जी और थी, उसने एनर्जी गेन की, वो जाहिर सी बात है जो इनिशियल होगी बेटा उसे E1 कहेंगे। अब वो बढ़ गई E2 होगी और पिस्टन कहां करता है, अपवर्ड मूव करता है। ये देखिएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, पहले ये यहां मौजूद था, अब ये ऊपर की जानिब क्या कर गया, मूव कर गया। होप सो यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं इसको। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद एनर्जी चेंज हुई E1 से E2 और सिस्टम ऊपर के जानिब क्या कर गया, मूव कर गया। अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसे हम दो सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज डेल E बेटा इक्वल होगा E2 माइनस E1 के। यहां तक स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होती, वो तो सिंपल सी सर बात है, फाइनल में से आपने इनिशियल को मैनेज कर दी है। स्टूडेंट्स जब कंफ्यूज होते हैं वो हमारे पास क्या है, Q प्लस W, वो कहते हैं सर इसके इक्वल कैसे आ गया। तो बेटा जरा नोट कीजिएगा जो चीज आपको बताने जा रहा हूं। अब चेंज एनर्जी हुई किस वजह से, वो आपने अमाउंट ऑफ हीट क्या की थी, इसको प्रोवाइड की थी। इज इट क्लियर। और दूसरा जो प्लस हमने W लिखा है ये वर्क है, ये सिस्टम ने वर्क किया, इसको ऊपर की जानिब क्या किया है, पुश किया है। तो जो चेंज इन एनर्जी है वो दो चीजों के बराबर है। एक, क्या कितनी अमाउंट में आपने उसे हीट क्या की, प्रोवाइड की। सेकंड, वो वर्क कितना कर रहा है। होप सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने जो लास्ट लेक्चर था मैं आपको बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर जब वर्क की डिस्कशन होती है तो वर्क हमारे पास बेटा इक्वल होता है किस चीज के, P इंटू डेल्टा V। फोर्स को प्रेशर से वो करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और वॉल्यूम को डिस्टेंस को वॉल्यूम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अबव इक्वेशन है उसको देखिएगा, डेल E एज इट इज, Q एज इट इज, और वर्क को बेटा हमने रिप्लेस कर दिया किससे, P डेल्टा V से। और ये मैंने यहाँ रेफरेंस भी दे दिया, इफ W इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क देन अबव इक्वेशन बिकम्स एज। होप सो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब आप देख रहे हैं बेटा कि क्या हुआ, ये मैं प्रीवियस लेके चलता हूं, यहां देखिएगा। अब वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। जब मैं वर्क का पढ़ा रहा था आपको, वहां मैंने आपको ये क्लियर किया था। यहां देखें, यहां सिस्टम ऊपर की जानिब क्या कर रहा है, इसे पुश कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो यहां देखिएगा, इट इज क्लियर एक्सपेंशन टेक प्लेस। एक्सपेंशन टेक प्लेस मीन वर्क डन बाय द सिस्टम, सो वर्क इज टेकन एज नेगेटिव। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जब सिस्टम काम करेगा तो वर्क को नेगेटिव लेंगे, और सिस्टम के ऊपर जब काम होगा तो वर्क को पॉजिटिव लेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी बेटा, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ये माइनस का साइन क्यों आया, दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है। अगर सिस्टम के ऊपर काम होता तो ये प्लस ही रहता। इसके बाद नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। सपोज ये हमारे पास एसोकोरिक प्रोसेस है। अब आप सोच रहे होंगे एसोकोरिक प्रोसेस कौन से होते हैं, बुक में ये टर्म नहीं है, ऐड कर लीजिएगा इस पेज के ऊपर। एसोकोरिक बेटा ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। अब चेंज इन वॉल्यूम कैसे जीरो होगा, उसी को देखिएगा। अगर प्रीवियस स्लाइड की तरफ हम बेटा मूव करें, इसी को देखिएगा। ये देखिएगा, ये पिस्टन अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, ये आगे मूव ना करे, तो कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो हम सपोज करते हैं जो हमारे पास प्रोसेस है वो एसोकोरिक है। ये लिखे जी, व्हेन द पिस्टन इज केप्ट एट ओरिजिनल पोजीशन, तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो अबव इक्वेशन, अगर इसको देखिएगा, यहां चेंज इन वॉल्यूम हमने क्या कर देना है, जीरो, और ये पेज से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किसी भी चीज से जीरो मल्टीप्लाई हो तो ओवरऑल वो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। आप बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज को। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू जीरो। ये मैंने मजीद इसको एलोबरेट कर दिया। ये आपके पास आ जाएगा डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यू के साथ आपने नीचे वी क्यों लिख दिया है। ये बेटा स्टेटमेंट, मैं हमेशा कहता हूं इक्वेशंस चीख चीख कर कुछ बता रही होती हैं, अगर हम सुनना चाहें तो उन्हें सुन सकते हैं। ये मेरा पुत्र बता रही है क्या कि जो आपने हीट प्रोवाइड की थी, उसको गर्म किया था, वो जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई थी वो इक्वल होगी किस चीज के, अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कि अगर आप वॉल्यूम फिक्स कर देते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और जितनी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यू का साइन हीट को रिप्रेजेंट करता है, वो इक्वल होगा। वो कहां कंज्यूम होगा, वो सारे का सारा यूटिलाइज होगा किसको, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। Is that clear? यही हमारा ला था कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, but it can be changed from one form to another form. हमने ये अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो वो कहां कन्वर्ट होगी, ट्रांसफर होगी किसके अंदर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अंदर। उसकी फॉर्म क्या होगी, चेंज होगी। मोस्टली ये क्वेश्चन सिंपल आपके पास आ जाता है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एलुबरेटेड, एक्सप्लेन इट। और सेकंड यूं भी आ सकता है, जो स्टेटमेंट आपको आखिरी वाली नजर आ रही है, प्रूव दैट डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी। अब स्टेटमेंट है क्या, ये मैं इसको जरा एरो, ऑडियो और वीडियो दोनों पे फोकस कीजिएगा। अमाउंट ऑफ हीट, ये क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये मैंने नीचे इसको मेंशन भी किया तो था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, खैर आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। अब मैंने जैसे आपको एसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बताया, बट इस तरह के 4 प्रोसेस होते हैं, ये भी बुक पे ऐड कर लीजिएगा, हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इशारे हैं प्रॉपर्ली लिखे हुए। एसोकोरिक की तरह एसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। अब एसोथर्मल प्रोसेस मेरा पुत्र कौन से होते हैं, जिनमें चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। इसी के साथ हमारे पास अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस मेरे पुत्र ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें चेंज इन हीट क्या होगा, जीरो। इसी तरह हमारे पास एसोबैरिक प्रोसेस भी होती हैं। एसोबैरिक प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनमें चेंज इन प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। और इसी तरह हमारे पास बेटा एसोकोरिक प्रोसेस होते हैं, और एसोकोरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है मेरा पुत्र, जीरो होता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन आज का लेक्चर खत्म नहीं हुआ। इसके साथ जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इसी चैप्टर में से, उसको मैंने अटैच किया है, और वो हमारे पास है एंथैल्पी। क्योंकि ये प्रीवियस से बेटा रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको उसके साथ क्या किया है, अटैच किया। अब एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी बेटा सम है, समेशन है किस किस चीज की, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। या थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूं, ये कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। ये आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, H के साथ। तो इक्वल है किसके, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस
प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये आपको नजर आ रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और इंटरनल एनर्जी के सम को हम क्या नाम देते हैं? एंथैल्पी का नाम देते हैं। एंथैल्पी बेटा स्टेट फंक्शन है और इसको हम जूल्स के अंदर मेजर करते हैं। तो स्टेट फंक्शन का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उसमें एंथैल्पी की एग्जांपल भी मौजूद थी और इसको जूल के अंदर मेजर किया जाता है। अब हम सिस्टम की एंथैल्पी मेजर करना जा रहे हैं। यहाँ दो चीजें ध्यान में रखिएगा, दूसरी लाइन भी साथ ले आता हूं, इन दोनों को हमने साथ साथ पढ़ना है। अब एंथैल्पी हमने बेटा मेजर करनी है। एंथैल्पी कभी, इस वाली लाइन पे आ जाइएगा जरा, एंथैल्पी कभी भी डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती, ये ध्यान में रखिएगा। हम चेंज इन एंथैल्पी को मेजर कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी एंथैल्पी हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। तो ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आगे कैलकुलेशंस हैं उसी से रिलेटेड है। सपोज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो हमने पहले सारा डिस्कस किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया है, और इस दफा वो एसोकोरिक था। अब हम एसोबैरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एसोकोरिक कौन से होते हैं? जिनमें मैंने बताया था बेटा आपको चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। तो अभी एसोबैरिक है, ये देखिएगा, सपोज द सेम प्रोसेस एज डिस्क्राइब्ड अबव एंड नो द प्रेशर इज कांस्टेंट। मीन से अब हमने एसोबैरिक प्रोसेस को क्या करना है? डिस्कस करना है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं डायरेक्ट एंथैल्पी मेजर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम चेंज इन एंथैल्पी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो मूव करते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। देखिएगा बेटा हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म थी H इज इक्वल टू E प्लस PV। अब मैंने सबके साथ चेंज लगा दिया। डेल्टा का साइन चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। अब जरा इसको देखिएगा, इसको हमने आगे लेके चलना है। डेल्टा PV का मतलब क्या है कि एक दफा प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। दूसरी दफा बिल्कुल सही फरमा रही हैं आपके सर, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, प्रेशर क्या होगा? चेंज होगा। तो ये मैंने आपको सामने नजर आ गया। डेल H इज इक्वल टू डेल E एज इट इज बेटा। अब हमने पहले वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, प्रेशर क्या कर दिया? चेंज कर दिया, प्लस प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या है? चेंज है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि किसी भी स्लाइड के अंदर आपको कोई चीज पहले रेड के अंदर नजर नहीं आई, इस दफा ऐसा क्या खास है कि सर ने जो चेंज प्रेशर वाला चेंज रखा है उसको रेड के अंदर कर दिया है। ये मैं आपको एक बात आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं जो कुछ सेकंड्स पहले मैंने बोली है, क्या कि इस प्रोसेस को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं एसोबैरिक प्रोसेस है। और एसोबैरिक प्रोसेस बेटा ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें चेंज इन प्रेशर जीरो होता है। मतलब ये सारे का सारा फैक्टर, ये डेल्टा P हमारे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। तो डेल P हमारे पास ऐसी बात है, फिर क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। V जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे का सारा फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, जब आप मेरी बात को जवाब देते हैं मैं सुन सकता हूं और मुझे खुशी महसूस होती है। तो जरूर लेक्चर को ऐसे एंजॉय किया करें जैसे हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो बेटा यहां देखिएगा मैंने वही रेफरेंस दे दिया, सिंस इट इज एसोबैरिक प्रोसेस तो चेंज इन प्रेशर हमारे पास क्या होगा? जीरो। अब इक्वेशन बिकम्स एज, तो ये हमारे पास आ जाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब यहां मैं थोड़ा सा ना अपने रास्ते से हटकर, बुक में भी हटा हुआ है वो, आपको चीज एलुब्रेट कर रहा हूं। इस इक्वेशन को माइंड में रखिएगा, ये जो इक्वेशन हमारे पास नजर आ रही है इसको माइंड में रखिएगा, फिर हमने इसको दोबारा इसकी हेल्प लेनी है। मैं यहां एक और चीज क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर सॉलिड या लिक्विड को हम बेटा डिस्कस कर रहे हो, जब सॉलिड और लिक्विड की स्टेट चेंज होती है तो जो वॉल्यूम का चेंज है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, मतलब वो ज्यादा फील नहीं होता, नेग्लिजिबल है, इतने चेंज आता है। तो चेंज इन वॉल्यूम भी हमारे पास क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। गैसेस की बात नहीं कर रहा बेटा मैं। तो ये देखिएगा मैंने लिख दिया, इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स चेंजेस इन स्टेट्स डू नॉट कॉज प्रोमिनेंट चेंज इन वॉल्यूम, सो डेल V इज इक्वल टू जीरो। अब जो अबव इक्वेशन है वो आपके पास ये बन जाएगी, डेल H इज इक्वल टू डेल्टा E। ये मैं थोड़ा सा साइड पे जाके इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, टेक्स्ट बुक में भी आपके पास गिवन है, एलुब्रेट कर रहा हूं उसको। दोबारा रिपीट कर देता हूं, सॉलिड और लिक्विड के केसेस में जब स्टेट्स चेंज होती हैं, जो स्टेट्स चेंज होती हैं तो मेरा पुत्र कोई वॉल्यूम में खास सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता। इज इट क्लियर? जब वो चेंज नहीं आएगा इट मींस कि वो नेग्लिजिबल है, तो चेंज इन वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, इसका मतलब जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन डेल H इज इक्वल टू डेल्टा E। फिर वही बात आ गई, इक्वेशन चीख के बता रही होती है। ये इक्वेशन क्या चीख के बता रही है? नजर आ रहा होगा आपको। इट मींस दैट इन केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। जब हम लिक्विड से सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो जितनी एंथैल्पी में चेंज होता है उतना ही एनर्जी के अंदर क्या होता है मेरा पुत्र? चेंज होता है। अब दोबारा इस इक्वेशन पे आ जाए, जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे थे, एंथैल्पी को काउंट करने जा रहे थे, वो क्या था? डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल्टा
वी। ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको पहले ये इक्वेशन नजर आ गई, डेल एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब मेरे पुत्रों ध्यान में रखो, अगर आप पीछे इसी लेक्चर के थोड़ा पीछे चले जाओ, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो डेल ई किसके बराबर था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? डेल ई मेरा पुत्र बराबर है क्यू माइनस पी डेल्टा वी के। अब डेल ई की ये वैल्यू हमने सिंपल यहां क्या कर देनी है मेरा पुत्र, पुट कर देनी है। ये देखिएगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल ई, डेल एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। अब इनको रेड मैंने क्यों किया? यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं सर ये माइनस पी डेल्टा वी है, ये प्लस पी डेल्टा वी है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो इक्वेशन की न्यू फॉर्म आएगी मेरा पुत्र वो हमारे पास ये होगी, डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी। अब यहां जरा फोकस करें बेटा, वहां पहले था डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी। क्यों? उस प्रोसेस के अंदर हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड कर रहे थे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे थे, और यहां हमने कांस्टेंट प्रेशर पे किया है। तो अब ये आपके पास इक्वेशन चीख के क्या कह रही है, ये मेरे बच्चों को कह रही है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो ये नीचे आपको नजर भी आ जाएगा, बब इक्वेशन शोज दैट चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। होप सो सारा कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। टेक्स्ट बुक के अंदर इसको मजीद आपने रीड कर लेना है, सारी चीजें मैंने एलुबरेट कर दी हैं। इसी के साथ ही हमारा लेक्चर आज का वाइंड अप होता है। अल्लाह और उसका रसूल आपका हमियो नासिर हो। स्टे एट पीक विद पीक। अल्लाह हाफिज।